आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक अंडर डेवलप्ड कंट्री यानी इंडिया को, भारत को कैसे एक डेवलप्ड कंट्री में कन्वर्ट किया जाए। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि किस प्रॉब्लम्स की वजह से आज इंडिया एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है और एक डेवलप्ड कंट्री नहीं बन पा रहा। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि भारत खुद में इतना बड़ा मार्केट होने के बावजूद भी इंडिया में इतना अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस क्यों है। देखा जाए तो भारत में 80% से भी ज़्यादा इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयड। प्रॉब्लम उनके साथ ये है कि उनके पास एक बेस्ट लेवल का यानी एक टॉप लेवल की इंजीनियरिंग स्किल्स नहीं है। अगर उनके पास स्किल्स है तो इंडिया में कोई टॉप लेवल का इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड है और इस चीज़ों पे हमें काम करने की भी ज़रूरत है। और जो स्टूडेंट्स ITI यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से भी पास आउट हो रहे हैं, उनके पास भी कोई गारंटी नहीं है कि उनके पास एक बेस्ट लेवल की डिग्री और नॉलेज दोनों साथ हो। फरवरी 2023 में RSS के चीफ मोहन भागवत ने कहा था कि इंडिया में जितने भी यूथ हैं, चाहे वो मिडिल क्लास से या पुअर क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, उनकी सबसे पहली डिमांड है कि वो सबसे ज़्यादा पूछते हैं गवर्नमेंट जॉब्स, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स में स्टेबिलिटी ज़्यादा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात को 35 इयर्स हो रहे हैं, लेकिन क्या भारत एक भी ऐसा ब्रांड बना पाया जो अमेरिका, जापान, जर्मनी, कोरिया जैसे कंट्रीज की तरह पूरे वर्ल्ड में फॉलो हो रही है? शायद नहीं। सालों से गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल की कोडिंग करते और उन्हें चलाते आ रहे, लेकिन खुद का एक भी ऐसा ब्रांड नहीं बिल्ड कर पाए। लेकिन 2025 में इंडिया ने सेमीकंडक्टर चिप को डेवलप किया, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए। चाइना ने ChatGPT के जवाब में आधा दर्जन से भी ज्यादा AI मॉडल्स बना डाले, लेकिन भारत आज वहीं का वहीं है। यानी इंडियन यूथ ये कभी सोचते ही नहीं कि वो नई चीजों को डेवलप करे, बस वो ये चीजें चाहते हैं कि जो चीजें डेवलप है उनमें थोड़ा सा चेंज करके उसको मॉडिफाई करके फिर से वो चीज यूज करने लगे। आज भारत एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, यानी एक विकसित देश नहीं है। इसके पीछे ये रीजन है क्योंकि जो इंडियन यूथ है वो कभी प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस ही नहीं करते। उनका फोकस सिर्फ एक ही होता है। चाहे अगर स्टूडेंट्स की बात करें और कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स की बात करें तो उनमें एक चीज कॉमन है कि वो एग्जाम्स पे फोकस करते हैं, लेकिन एग्जाम्स पे इस तरह फोकस नहीं करते कि वो ज्यादा से ज्यादा स्किल्स एक्वायर कर सके। वो इसलिए फोकस करते ताकि एग्जाम्स में ज्यादा मार्क्स ला सके। इंडियन यूथ कभी इस चीज पे फोकस नहीं करते कि वो किसी फील्ड में एक अच्छे स्किल्स एक्वायर कर सके, ताकि लाइफ में अगर कभी उसे उस फील्ड में वर्क करना हो तो वो सबसे टॉप लेवल का हो। कहने को आज भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के नाम पे इंडिया में बहुत छोटे लेवल पे ही है। अगर वो है तो वो इतने छोटे लेवल पे कि आप उसे बहुत ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, तो वो ये है कि इंडिया बहुत कम ही चीजें खुद डेवलप करते हैं, यानी जो रॉ मटेरियल्स है वो अदर डेवलप्ड कंट्री से मंगवाता है और इंडिया में उस चीज को यानी यूं कहें तो उन पुर्जों को जोड़ के एक नया प्रोडक्ट बना देता है। बोलता है कि इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, बट रियलिटी में ये चीज पॉसिबल तब है ना जब इंडिया अपने रॉ मटेरियल्स को इंडिया में ही प्रोड्यूस करे और उसे यूज करे, और इसका जो एक्सपोर्ट है वो ज्यादा हो, ना कि इंडिया इंपोर्ट ज्यादा करे। क्योंकि जब ज्यादा से ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट होगी तो इंडिया की जो GDP है वो भी ग्रो करेगी, और इंडिया की GDP ग्रो करेगी तो इंडिया जो एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बन सकेगा। अमेरिका, जापान, जर्मनी और कोरिया के ब्रांड आज पूरे वर्ल्ड में फॉलो हो रहे हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट से लेके बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के जो CEO हैं वो भारतवंशी हैं, लेकिन भारत खुद का एक भी ऐसा प्लेटफॉर्म होल्ड नहीं कर पाया। और शायद इसके पीछे रीजन ये भी है कि हम अपने प्रैक्टिकल नॉलेज पे कभी फोकस ही नहीं करते। हमारा फोकस सिर्फ होता है क्लासरूम लेक्चर्स। कभी हम इस चीज पे ध्यान नहीं देते कि जो यूथ है उसकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है। उसकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि वो सोसाइटी में खुद को सस्टेन कर सके, खुद को इम्प्रूव करके एज अ गुड सिटीजन प्रूफ कर सके। और इसके लिए रिक्वायर्ड है कि हमारे पास किसी ना किसी फील्ड में एक बेसिक से लेके एडवांस लेवल का जो नॉलेज है वो होना चाहिए, ताकि हम किसी भी फील्ड में हो
इससे मैटर नहीं करता, बट उस फील्ड का जो नॉलेज वो हमारे पास हो, ताकि हम लाइफ में खुद को सस्टेन कर सके और उस फील्ड में खुद को टॉप लेवल पे ले। इंडिया खुद को 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री बनाना चाहता है, बट इसके लिए इंडिया को बहुत सारी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। जैसे इसे AI टेक्नोलॉजी पे काम करने की ज़रूरत है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, साथ ही साथ हेल्थ केयर सिस्टम पे भी काम करने की ज़रूरत है, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना और ग्रीन एनर्जी पे फोकस करना, साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे वर्क करना इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करे। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 93% MBA ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयड। प्रॉब्लम विद देम कि उनके पास वो एक क्वालिटी की डिग्री नहीं है जो उन्हें रिक्वायर्ड है, एक मिनिमम क्वालिटी की डिग्री, जिसकी वजह से वो खुद को MBA ग्रेजुएट तो है बट कोई चीज़ होल्ड नहीं कर पा रहे, वो चीज़ की डिग्री चाहिए। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम के साथ ये चीज़ प्रॉब्लम है कि हम आउटडेटेड थ्योरीज पे ज़्यादा फोकस करते हैं एज कम्पेयर टू कि हमें प्रेजेंट के कंटेक्स्ट में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। यानी प्रेजेंट में क्या चीज़ चल रहा है, हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अगर इंडिया की यूथ लिटरेसी रेट की बात करें तो ये 92 से 95% है, बट सिर्फ ये पेपर्स पे लिखने के लिए। अगर मैं आपको हार्श रियलिटी बताऊं अबाउट द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, तो वो ये है कि इंडियन स्कूल्स एंड कॉलेजेस कभी इस चीज़ पे फोकस नहीं करते कि उनके स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है। वो चीप फैकल्टी यूज़ करते, यानी सस्ते दामों पे फैकल्टी यानी टीचर्स को हायर करते जिनके पास खुद बेसिक नॉलेज नहीं है। अब आप सोचिए, जिनके पास बेसिक नॉलेज नहीं है वो कैसे किसी को एक बेसिक से एडवांस लेवल तक ले जा सकेगा। अगर उन्हें बेसिक्स स्टूडेंट्स को बेसिक सिखाया नहीं जाएगा तो वो कैसे एक फाउंडेशन बिल्ड होगा जिसपे एक बिल्डिंग खड़ी होगी। चीज़ों को सिखाना और चीज़ों को रटाना दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर बच्चा चीज़ों को सीख रहा है तो वो लाइफ में खुद को सस्टेन कर पाएगा, लेकिन अगर सिर्फ रट्टा मार रहा है तो वो एक एग्जाम से 2 एग्जाम के बाद वो चीज़ें भूल जाना, उसको कुछ याद नहीं होना, तो वो चीज़ कभी काम नहीं आने वाली। अगर आज देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया आज यंगेस्ट कंट्री है, यानी इंडिया के पास ये बहुत अच्छा मौका है कि अगर इंडिया अपने यूथ पर वर्क करती है तो इंडिया एक अंडर डेवलप्ड कंट्री से डेवलप्ड कंट्री डेफिनेटली बनेगी। अगर हम पूरे वर्ल्ड में एवरेज एज की बात करें तो चाइना का एवरेज एज है 37 ईयर्स, रसिया का एवरेज एज है 37 ईयर्स, USA, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया का एवरेज एज है 38 ईयर्स। बट अगर वहीं बात करें इंडिया की तो इंडिया का एवरेज एज है 27 ईयर्स, यानी ये बहुत ह्यूज डिफरेंस है, यानी बहुत बड़ा डिफरेंस है इंडिया और अदर डेवलप्ड कंट्री के बीच। यानी इंडिया इस समय सबसे यंगेस्ट कंट्री है। अब जब एक यंग पॉपुलेशन यानी किसी भी कंट्री की यूथ अपनी लिटरेसी रेट और अपने हेल्थ केयर सिस्टम पे वर्क करती है तो डेफिनेटली ये चीज़ श्योर है कि वो एक डेवलप कंट्री में ज़रूर कन्वर्ट होगा। आज इंडिया यूथ है, अगर ये खुद पे काम करता है तो 2050 तक इंडिया एक डेवलप कंट्री जरूर बनेगा। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है उनकी जो यूथ है वो अब बूढ़ी हो रही, तो अब वो लोग अपने कंट्रीज पे उतना फोकस नहीं कर पाएंगे जितना इंडिया कर सकता है। अगर इंडिया अपने फुल पोटेंशियल के साथ अपने कंट्री को रन करने के लिए, अपने कंट्री की GDP में ग्रोथ करने के लिए काम करता है तो इंडिया डेफिनेटली एक कंट्री नहीं एक डेवलप कंट्री बनेगा। और डेवलप कंट्री बनने के साथ साथ ये विश्व यानी वर्ल्ड का लीडर भी बन सकता है। अगर मैं आज बात करूं वर्ल्ड के फेमस यूनिवर्सिटीज़ की लाइक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, तो इन यूनिवर्सिटीज़ के सबसे कॉमन बात क्या आपको पता है? इन यूनिवर्सिटीज़ में सबसे कॉमन बात ये है कि ये क्लासरूम लेक्चर्स पे कम फोकस करते। देखा जाए 100 में से ये 15% जब सिर्फ क्लासरूम लेक्चर्स पे फोकस करते हैं, बाकी जितना 85% है वो केस बेस्ड सॉल्विंग, प्रैक्टिकल नॉलेज, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और इस समय जो इंडिया की सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है वो है इंडिया की यूथ के साथ, क्योंकि इंडिया की यूथ जो है वो मेजॉरिटी ऑफ यूथ जो है वो स्किल डेफिसिट है, यानी उनके पास कोई पर्टिकुलर किसी फील्ड में एक अच्छे लेवल की स्किल्स
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वर्ल्ड के जितने भी फेमस कंपनीज है वो लोगों को इस बेसिस पे हायर करती हैं कि उनके पास कितनी अच्छी डिग्री है, इस बेसिस पे नहीं बल्कि उनके पास कितने अच्छे स्किल्स है कि वो किसी प्रोडक्ट को कैसे वो बिल्ड करते हैं, उनकी स्किल्स नॉलेज कितने अच्छे लेवल की वो ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि डिग्री आज के ज़माने में कोई गारंटी नहीं है कि आपको जॉब दिला देगी, बट स्किल्स जो है वो फुल्ली गारंटीड है कि आपको एक अच्छा जॉब दिलाएगी ताकि आप खुद को सस्टेन कर सको। डिग्री सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है कि आप स्टार्ट कर सको। डिग्री आपको बताती है कि आप कैसे चीज़ों को हैंडल करें, कैसे चीज़ों को मैनेज करें, बट स्किल्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको बताती है कि उस चीज़ को कैसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है। अगर आज हम पूरे वर्ल्ड की सबसे प्रॉस्परस कंट्रीज की बात करें तो उनमें आता है नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड। ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो आज पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रॉस्परस हैं, यानी यहाँ गरीबी बिल्कुल ना के बराबर है। अगर आप यहाँ एक महीने से भी ज़्यादा बेरोजगार रह जाते हो तो वहाँ की गवर्नमेंट आपको 2 से 2.5 लाख रुपए देगी ताकि आप खुद को सस्टेन कर सको। यहाँ गरीबी यानी पॉवर्टी एकदम ना के बराबर है। आपको खुद को सस्टेन करना, आपको स्किल एक्वायर करना, फिर खुद को सस्टेन करने के साथ साथ अपनी लाइफ को भी रन करना, यहाँ की सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। शायद तभी आज ये कंट्रीज पूरे वर्ल्ड में सबसे प्रॉस्परस कंट्रीज में आती हैं। अगर आज किसी भी डेवलप कंट्री को आपने देखा होगा तो वहाँ के लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हाई है, और लिविंग स्टैंडर्ड हाई करने के लिए फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना सबसे पहले रिक्वायरमेंट है। और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बंदा तभी हो सकता है या तो उसके पास एक बहुत अच्छे लेवल की डिग्री हो या तो स्किल्स हो। ये दो ऐसी चीज़ है बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बट देखा जाए तो डिग्री से ज़्यादा स्किल्स ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि स्किल्स आपको सिखाता है कि आपको किसी भी फील्ड में काम कैसे करना। देखा जाए तो इंडिया की एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स कोई और नहीं ला सकता, एजुकेशन मिनिस्टर नहीं ला सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं ला सकती। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में अगर कोई एक्चुअल में रिफॉर्म्स ला सकता है तो वो है यहाँ के स्टूडेंट्स, यहाँ के टीचर्स, साथ ही साथ यहाँ के पेरेंट्स। ये लोग इंडियन एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स ला सकते हैं, साथ ही साथ हेल्थ केयर सिस्टम में। क्योंकि अगर एजुकेशन मिनिस्टर खुद एसी वाले रूम्स, एसी वाले कार से अगर बाहर निकलेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम का हाल क्या है। अगर हमें सच में इंडियन यूथ को स्किलफुल बनाना है तो हमें सबसे ज़्यादा फोकस अपने एजुकेशन सिस्टम पे करना होगा। एक ऐसा इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश करना होगा जो हमें क्वालिटी वाली एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल हैं, कॉलेजेस हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना होगा। साथ ही साथ इंडियन स्कूल या जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनमें सीट्स को बढ़ाना होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो खुद को इनरोल कर सकें। देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहते हैं। अगर देखा जाए इंजीनियर का रेशियो तो भारत इतना इंडिया इतने ज़्यादा इंजीनियर्स को प्रोड्यूस करता है जितना कि स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन है, लेकिन बात जब स्किल की आती है, काम करने की आती है, तो स्विट्जरलैंड आगे निकल जाता है। यानी रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन में स्विट्जरलैंड आगे निकल जाता है। इंडिया में जितने इंजीनियर्स प्रोड्यूस होते हैं, अगर इनमें क्वालिटी हो, स्किलफुल हो ये फुल्ली, तो शायद इंडिया इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में आगे होगा। अभी इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ हमें लोन प्रोवाइड करती है, लेकिन ज़रूरत है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करने की, मार्केट मैकेनिज्म प्रोवाइड करने की और स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड करने की, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट इंडिया में ही प्रोड्यूस कर सकें। याद रखो, आज आपके लिए गवर्नमेंट काम करे या ना करे, आपके पास गवर्नमेंट जॉब हो या ना हो, आपके लिए खुद को ही आपको अपने लिए काम करना होगा। क्योंकि जब तक आप खुद के लिए काम नहीं करेंगे, खुद को स्किलफुल नहीं बनाएंगे, तो आप खुद को इस पूरे वर्ल्ड में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। यानी खुद को एज अ लाइफ को जो सिर्फ जीना बोलते हैं उस चीज़ को आप स्पेंड नहीं कर पाओगे, आप खुद को फुली इंजॉय नहीं कर पाओगे। और इस चीज़ के लिए जो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है वो खुद को स्किलफुल बनाना, एक अच्छे लेवल की स्किल एक्वायर करना, ताकि आप लाइफ में अगर किसी फील्ड में जा रहे हो तो उस फील्ड में आप खुद को टॉप लेवल तक ले जा सको। भारत के आज़ाद हुए 77 साल हो गए, 77 साल से भी ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन भारत में देखा जाए तो आज
7 करोड़ से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो खुद को खुद की खाने के लिए पैसे नहीं जमा कर पा रहे, यानी खुद को एक बेसिक रिक्वायरमेंट अगर बात करें 50 रुपए की तो वो भी नहीं जमा कर पा रहे। इस चीज के लिए अगर देखा जाए 7 करोड़, तो 7 करोड़ एक बहुत बड़ा नंबर है भाई साहब। 7 करोड़ का मतलब है कि ब्रिटेन जैसे पूरे कंट्री की पॉपुलेशन भारत में गरीब है, या गरीब यूं कहें तो उसके पास इतना तक नहीं कि वो एक टाइम का खाना भी इकट्ठा कर सके। अब यहाँ सवाल उठता है इंडिया के इकोनॉमिक इक्वालिटी की। अगर भारत की जीडीपी सच में ग्रो कर रही है, यानी ग्रोथ कर रही है, तो इंडिया में इतना अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस क्यों है? आज इंडिया खुद में इतनी बड़ी मार्केट है कि अगर यहाँ कोई प्रोडक्ट पुल्ड होता है तो इंडिया में इजिली सेल हो सकता है, यानी बेचा जा सकता है। और इंडिया खुद में इतना बड़ा मार्केट है कि कोई भी प्रोडक्ट यहाँ आता है तो वो डेफिनेटली कि यहाँ बिकेगा ही। अभी एक टर्म आता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इस टर्म का मतलब है कि भारत में किसी के पास इतना पैसा है कि वो सोचता है कि अगले समर वैकेशन में छुट्टियां किस देश में स्पेंड करनी है। वहीं भारत में इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा है कि एक सेक्शन ये सोचता है, या एक वर्ग ये सोचता है कि कैसे एक समय का खाना जुटाया जा सके ताकि उसके परिवार और उसके बच्चे भूखे ना सोए। यानी देखा जाए तो एक बहुत बड़ा गैप है कि यहाँ पे भारत में कोई इतना अमीर है और कोई इतना गरीब है कि उसके पास खाने तक को भी कुछ नहीं है। वैसे भारत के लोग कितने अमीर हैं, कितने गरीब, इसका अंदाजा कुछ आंकड़ों से लगाया जा सकता है। इन आंकड़ों को कहते हैं IGE, यानी इंटरजेनरेशनल इनकम इलास्टिसिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके परिवार में आपके माता पिता के आमदनी का कितना असर आपकी आमदनी पे पड़ेगा। भारत में अगर इस दर की बात करें तो 0.56% यानी 56% आपके पेरेंट्स की जो आमदनी है उसका असर आप पे पड़ेगा। यानी अगर भारत में कोई परिवार गरीब है तो इसका ये 100% तो नहीं बट 90% श्योर है कि आने वाली जनरेशन भी गरीब ही होगी या थोड़ी गरीब होगी। अगर यही IGE 0.0% होता तो शायद आप अपनी काबिलियत पर अपने फ्यूचर को बिल्ड कर सकते, यानी अपनी काबिलियत पर आप अपने फ्यूचर को बिल्ड कर सकते। देखो, आपको ये चीज समझना होगा कि देश में इलेक्शंस आते ही जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो बहुत सारी योजनाओं का पिटारा खोल देते हैं, जैसे मुफ्त में राशन, मुफ्त में सिलेंडर, जितने भी बेरोजगार हैं यानी अनएम्प्लॉयड हैं उनको मुफ्त में नगद में पैसा। तो ये सब चीजें सिर्फ आपको खींचने के लिए, यानी आपको अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि आप उन्हें वोट दो। लेकिन आपको समझना होगा कि आपकी पहली रिक्वायरमेंट क्या है। अगर मैं आपको बताऊं तो आपकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट या सबसे पहली डिमांड ये होनी चाहिए कि हमें एक बेटर एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड किया जाए, साथ ही साथ हेल्थ केयर सिस्टम पे भी फोकस किया जाए, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करा जा सके, और साथ ही साथ इंडियन स्कूल्स, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, इनकी कंडीशन को अच्छा करा जा सके। अगर इंडियन स्कूल्स, इंडियन हॉस्पिटल्स की कंडीशन जो है वो अच्छी होगी तो शायद जो प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस और हॉस्पिटल की जो मनमानी है उसे कम किया जा सकेगा। अगर भारत की बात करें तो आज भारत पूरे वर्ल्ड में 5th बिगेस्ट इकोनॉमी है, और इंडिया का टारगेट है कि 2047 तक खुद को एक डेवलप्ड कंट्री बना सके। और इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि हम खुद का एक प्री प्लान बना दें। यानी अगर हमारे पास एक प्री प्लान, एक मॉडल होगा कि कैसे इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है, तो हम ज़्यादा चीज़ों पे फोकस कर पाएंगे। इसके लिए हमें 30 से 40 साल का जो रोड मैप है उसको पहले ही प्री प्लान कर लेना होगा, क्योंकि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने अपना एक रोड मैप पहले से प्रिपेयर करके रखा था। अगर देखा जाए चाइना, जापान, USA, साउथ कोरिया, ये सभी कंट्रीज इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि इन्होंने अपना रोड मैप पहले से ही बना लिया था। तो शायद इसीलिए आज ये कंट्रीज पूरे वर्ल्ड में एज अ ग्लोबल लीडर लीड कर रही हैं। अगर इंडिया को सच में
2047 तक एक डेवलप कंट्री बनना है तो इंडिया को ज़रूरत है बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करने की बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करने की। और ये चीज़ें हैं इकोनॉमिक रेवोल्यूशन, यानी एक ऐसा रेवोल्यूशन जिसमें इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट हो। इसके लिए हम छोटे छोटे बिजनेसेस को प्रमोट कर सकते हैं, यानी किसी भी लोकेलिटी में अगर कोई छोटा बिजनेस क्रिएट किया जाए, उसे प्रमोट करा जाए ताकि वो एक बड़ा बिजनेस बन सके, तो ये बहुत प्लस पॉइंट होगा इंडिया के लिए। इंडिया में MSME से यानी स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस से 70% से भी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होते हैं। यानी अगर इंडिया अपने MSMEs पे ज़्यादा फोकस करता है, एंटरप्रेन्योरशिप पे ज़्यादा फोकस करता है, यानी एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ये चीज़ सीखते हैं कि कैसे बिजनेस को लीड किया जाए, कैसे उसे मैनेज किया जा सके ताकि वो इस सोसाइटी यानी इंडियन मार्केट में खुद को सस्टेन करके और एक टॉप लेवल तक जा सके। टेक्निकल एजुकेशन, डेवलपमेंट, हेल्थ केयर सिस्टम, ये सभी चीज़ें हैं जिन पे हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और इंडिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने रिसर्च और डेवलपमेंट एरियाज पे फोकस करने की, क्योंकि इंडिया अपने जीडीपी का 0.65% अपनी जीडीपी का इंडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करता है। और इंडिया को ज़रूरत है इसमें इन्वेस्ट करने की 2 से 3% की, क्योंकि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है, चाहे वो यूएसए 3.5% अपनी जीडीपी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करता है। क्योंकि अगर किसी कंट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट टॉप लेवल का है तो वो श्योर है कि अगर नई नई चीज़ें इनोवेट हो रही हैं तो वहाँ की इकोनॉमी तो ग्रो करेगी। और वहीं अगर देखें किसी भी अंडर डेवलप्ड कंट्री की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है उसकी इकोनॉमी, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन, और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन तब इम्प्रूव होगी जब उस कंट्री में चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, यानी चीज़ों को रॉ मटेरियल से लेके उसके टॉप लेवल चीज़ें जो है उसी कंट्री में प्रोड्यूस होंगी। इसलिए इंडिया को ज़रूरत है अपनी जीडीपी का 2 से 3% वो इन्वेस्ट करे रिसर्च एंड डेवलपमेंट चीज़ों में। और इसी के साथ अगर इंडिया 2047 तक खुद को एक डेवलप कंट्री के रूप में देखना चाहता है तो इसके लिए इंडिया को रिक्वायर्ड है 30 से 35 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी। और इस चीज़ के लिए हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा अपनी जीडीपी पे, अपनी जीडीपी ग्रोथ पे। इसके लिए हम फार्मिंग सेक्टर को भी इम्प्रूव करें और जो इंडियन फार्मिंग सेक्टर है उसको मॉडर्नाइज करें ताकि यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम इंडिया के एग्रीकल्चर को भी बूस्ट कर सकें।